चलो ठीक, देखें तो फिर स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास। जैसे जिस पद के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो है आपका अधीक्षक देख रेख संस्था महिला बाल विकास विभाग, है ना। सुपरिटेंडेंट जो सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है बच्चों के लिए, उसके लिए ये इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं ना। जैसा कि जान रहे हैं कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत है, और जो इस देखरेख संस्था जो होती है, ऐसे बच्चे जिनको परिवार से पोषण नहीं मिल पा रहा है ना। मतलब इस तरीके से जैसे एक बच्चे का पालन पोषण होना चाहिए, अगर एक परिवार नहीं कर पा रहा है, या 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं, करेक्शन हाउस में भेजे गए हैं, तो ऐसी संस्थाओं में उन बच्चों की देखरेख करने के लिए ये पद होता है बेसिकली, है ना। तो इसी की तैयारी हम करेंगे, इसलिए आपका इसमें हम आगे बढ़े पहले इसका सिलेबस को अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अगर इसका पाठ्यक्रम देखें हम, या एग्जाम जो इसका लिया जा रहा है, जैसे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो इसमें एक पेपर होना है ना, और इस पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन है इसमें, 150 क्वेश्चंस, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ के हैं, और 100 क्वेश्चन जो है ये बालकों के देख रेख, मतलब उनकी जो मॉनिटरिंग है, जो सुपरविजन है, उससे संबंधित सेकंड पार्ट है। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। अच्छा, जो ये तो पार्ट 1 हो गया आपका, जिसमें छत्तीसगढ़ होगा, और ये आपका एक पेपर में ही दूसरा पार्ट हो गया जिसमें देख रेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इस 100 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें 5 यूनिट दिखाई देगा। 5 यूनिट है 100 क्वेश्चन। जैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करें तो 5 यूनिट में, जैसे जो पहला यूनिट है ये बालकों से संबंधित कानून है ना। बच्चों से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं हमारे देश में, जुवेनाइल से संबंधित, वो सारे कानून हैं इसमें। दूसरा अगर देखेंगे तो इसमें बाल कल्याण को शामिल किया गया है, मतलब चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार चलाती है उसको शामिल किया गया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो बालक संरक्षण, है ना, बालकों के संरक्षण से संबंधित बातें बताई गई हैं इसमें, है ना, जो टॉपिक है आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन संबंधित। तो एक तो बालकों संबंधित कानून हो गया, एक बाल कल्याण हो गया, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड, मतलब इसमें स्कीम्स वगैरह सब रहेंगे। एक आपका बालक संरक्षण है, मतलब बालकों को कैसे संरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, जब बालक बोल रहे हैं तो कानून में बालक का मतलब लड़का नहीं होता है। 18 साल से नीचे के लड़के और लड़की सब बालक की परिभाषा में आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बालक के लिए बॉय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड, मतलब जो भी 12 से मतलब 18 साल से कम का है, लड़का लड़की दोनों ही आपका बालक कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद एक यूनिट है इसमें आपका बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना, बाल मनोविज्ञान। और एक है आपका बालकों से संबंधित जो आपातकालीन सेवाएं चलती हैं, मतलब जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन वगैरह जो भी चलता है। तो ये 5 यूनिट में आपका जो पूरा सिलेबस है वो डिवाइडेड है। यानी अगर हम मोटा मोटी अगर हम देखें तो अगर 100 क्वेश्चन 5 यूनिट में डिवाइडेड है, इसका मतलब हर यूनिट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन ही पूछेगा, बट संभावना है अगर हम देख रहे हैं तो कि लगभग हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये हमारा सिलेबस है। अब तैयारी के लिए देखें, जैसे 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये तो हर कोई तैयार करेगा या ऑलमोस्ट सबका तैयार रहता है, लेकिन जो कंपटीशन क्रिएट होगा वो यही पार्ट 2 से है। पार्ट 2 में जितना अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे उतने ही फेयर चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन, है ना।
150 नंबर का टोटल पेपर है आपका, 150 क्वेश्चन का, सॉरी 150 क्वेश्चन है, जिसमें हर क्वेश्चन में 2 नंबर है, यानी 300 नंबर का पेपर, 300 मार्क्स का। और याद रखना है कि इसमें 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग भी है 1/3। इसका मतलब पूरी तरीके से तुक्के पर नहीं चला जा सकता है कि तुक्का मार देंगे और सही हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अटेम्प्ट एकदम सहम करके करना है। माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो इसमें सिलेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। समझ गए? जहां तक रही बात तैयारी करने की, तो ये जो 150 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर पढ़ाएंगे नोट से वो कवर हो जाएगा। दूसरा, किताब भी आ जाएगी अभी, है ना, 1-2 दिन में, 3 दिन में ऐसे किताब भी, अपनी पिकासो पब्लिकेशन किताब भी आ जाएगी। तो तैयारी करने के लिए इस पार्ट 2 के लिए अदर सोर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इनफ है। ठीक। और छत्तीसगढ़ को आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ के आते हैं उसको तैयार करके रखेंगे, है ना। तो बहुत गंभीरता से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम शुरू करें पढ़ना, तो ऐसे तो ढेर सारे कानून हैं, लगभग जो यूनिट 1 है, सबसे पहले हम वही शुरू करेंगे, आपका यूनिट 1। और यूनिट 1 में है आपका बालकों से संबंधित कानून। ठीक, द लॉ रिलेटेड विथ चाइल्ड्स, बालकों संबंधित कानून इसमें। ठीक है, इस पहले यूनिट में लगभग 16 कानून है, जिसमें से एक भारत का संविधान भी है। ठीक है, तो संविधान को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, उसके क्रिस्प को केवल देखना है, पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर इस यूनिट से 20 क्वेश्चन आना है और अगर 16 इसके अंतर्गत टॉपिक्स हैं, 16 कानून हैं, इन्हें ऑलमोस्ट मान कर चलिए कि किसी एक कानून से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट हर कानून से एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले हम जो कानून है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, और जिस कानून से ज्यादा आने की संभावना, पहले उसको कवर करते चलेंगे, पढ़ेंगे पूरे 16 के 16 कानून को, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस का है उस सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे बालकों संबंधित कानून में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस कानून को हम शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मेरे साथ लिखते चलेंगे कि मैं पहले समझाऊं फिर लिखवाऊं, पहले समझाऊं फिर लिखवाऊं। ठीक, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इस एक्ट को शुरू करेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं इसमें। ठीक, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये हमारा एक्ट है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको PHRA अगर लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अच्छा, जैसे कि इस कानून को हम देख रहे हैं, इस कानून को हम देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया कानून है। तो इस कानून को हम पढ़ें उसके पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मानव अधिकार क्या है, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स, है ना। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आखिर मानव अधिकार होते क्या है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार है क्या। ध्यान दीजिएगा, देखें जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकारों की परिभाषा 2 जगहों पर मिलती है।
वी कैन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन टू प्लेसेस। फर्स्ट, पहली जो परिभाषा दी गई है, ये डी गई है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये जो एक्ट हम पढ़ेंगे, इसकी धारा 2D में परिभाषा दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया, सेक्शन 2D। ठीक है, हमेशा याद रखें बेटा। देखिए, जब भी कोई कानून बनता है, एक्ट, तो उसका पहला चैप्टर हमेशा प्रारंभिक ही होता है, एलिमेंट्री उसका नाम रखा जाता है। और जनरली हर एक्ट के पहले चैप्टर, जिसका नाम प्रारंभिक ही होता है, उसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 ये बताता है कि ये एक्ट कब से प्रारंभ हुआ है, मतलब कब से लागू हुआ है और कितने क्षेत्र पर लागू है। और हमेशा सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी जाती हैं। इस एक्ट में जितने भी जटिल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जितने भी टर्मिनोलॉजीज जो यूज होंगी, उसको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 में। अब जितने ज्यादा शब्द होंगे उनको ABCD करके डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में फोकस करके याद रखेंगे, 2D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया। ठीक, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मानव अधिकार को परिभाषित किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो डिफाइंड द ह्यूमन राइट्स, बट एज फार एज वी कंसर्न, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस ओनली। मतलब हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम जानेंगे, लेकिन ये और धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पाए। तो मानव अधिकारों को 2 जगहों पर परिभाषित किया गया है, या 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में, और दूसरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित किया गया। अब देखिए, सेक्शन 2D क्या कहता है। सेक्शन 2D ये कहता है कि प्राण, प्राण मतलब जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। किसके? किसी भी व्यक्ति के। ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के प्राण यानी जीवन से संबंधित हो, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित हो, लिबर्टी से, उसकी समानता से संबंधित हो, ठीक, या उसकी डिग्निटी, गरिमा से संबंधित हो। ऐसे अधिकार जिनमें 3 विशेषताएं है ना, जिसमें 3 विशेषताओं, मतलब मानव अधिकार किसको कहा जाएगा? पहली बात तो वो अधिकार किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से। तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात, अगर वे संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, संविधान द्वारा प्रत्याभूत मतलब गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन अधिकारों की गारंटी संविधान दे रही है। ठीक, दूसरा जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, ठीक, दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉवेनेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है। और तीसरा जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वे मानव अधिकार हो। पहले तो याद करना है, ध्यान सुनो। देखें, मानव अधिकार क्या है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। सबसे पहली बात, ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और उसकी गरिमा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा
वो संविधान द्वारा गारंटेड, मतलब संविधान गारंटी लेता है कि यह अधिकार उस व्यक्ति को मिलेगा। दूसरा, वे अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है, मतलब वे अधिकार, दोज राइट्स आर पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है। और तीसरा, जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, दोज आर चैलेंजेबल बिफोर द कोर्ट, मतलब अगर वो अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो उसको लेकर। मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ध्यान समझो। सबसे पहली बात, ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, मतलब जिसकी गारंटी संविधान लेता है, जिसकी गारंटी संविधान लेता है कि हां यह अधिकार मिलेगा नागरिकों को। तो हमारे संविधान में वो अधिकार जिसकी गारंटी संविधान लेता है कि ये नागरिकों को मिलेगा, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो एक मानव अधिकार है। पहली बात समझ में। दूसरी चीज आती है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। आखिर ये है क्या? तो आप देखें कि यूएनओ जो है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसके सदस्य देशों के बीच में अलग अलग मामलों पर समझौते किया है, जैसे पॉलिटिकल मामलों पर, या यूं कहें कि यूएनओ जो होता है अपने सदस्य देशों को निर्देश देता है, जैसे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल राइट्स में राजनीतिक अधिकारों को कैसे रखना है उन देशों में, ठीक, आर्थिक अधिकारों को कैसे रखना है, सांस्कृतिक अधिकारों को कैसे रखना है, सामाजिक अधिकारों को कैसे रखना है। और जब सारे सदस्य उस पर तैयार हो जाते हैं तो उसको फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा उसको पारित कर देती है, इसका मतलब सारे सदस्य तैयार है, वोटिंग होता है, पास होता है, तो उसी को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कोवेनेंट। समझ रहे हैं कि नहीं समझे इस बात? समझ में आई मेरी बात? जैसे एक बात समझो बेटा, देखो मैं अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा समझा रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा समझे क्या होता है? आप ऐसा समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए जो, या सदस्य देशों को जो निर्देश दिया जाता है कि उनके यहां पर राजनीतिक अधिकार कैसे होने चाहिए, आर्थिक अधिकार कैसे होने चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार कैसे होने चाहिए, है ना, सामाजिक अधिकार कैसे होने चाहिए, वो जो निर्देश दिया जाता है वही निर्देश अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा है। वो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा कब कहलाने लगती है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा उसको पास कर दे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक एग्जांपल बता दूंगा। जैसे एक अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा है जिसका नाम है सीडॉ, समझना है ना, सीडॉ 1993। अच्छा, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डेरोगेटरी एक्शन अगेंस्ट द वुमेन्स। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध होने वाले कृत्यों का समापन करने के लिए किया गया समझौता। मतलब वो सारे कार्य जो महिला गरिमा के विरुद्ध हो, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो, उसका एलिमिनेशन करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को। तो सभी सदस्य देशों ने उसको पास कर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में वोटिंग हुआ और उसने पास कर दिया, तो यह भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा। मेरी बात समझ में? तो मानव अधिकार क्या है? तो पहली बात तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हैं। दूसरा, वो संविधान द्वारा गारंटेड है। दूसरा, अगर संविधान द्वारा गारंटेड नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं के भाग होने चाहिए। जैसे देखिए, सीडॉ जो है वो संविधान में नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का भाग है, तो यह भी एक मानव अधिकार है। मेरी बात समझ में? और तीसरी विशेषता यह है कि वे न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे, चैलेंजेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर आपको कोई, अगर सरकार वो अधिकार नहीं दे रही या आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट से जाकर के उन अधिकारों को मांग सकते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब यहां से अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हर मौलिक अधिकार एक मानव अधिकार है। समझ रहे हैं ना?
every fundamental rights is a human right because it is guaranteed by the constitution. मौलिक अधिकार की गारंटी संविधान लेता है, तो ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है वो भी मौलिक अधिकार है। अब देखिए बेटा, जैसे हम सिलोजिज्म में बनाते हैं तो देखिए ये फंडामेंटल राइट अंदर हो गया, ये ह्यूमन राइट बाहर हो गया। एवरी फंडामेंटल राइट इज अ ह्यूमन राइट। अब लेकिन एवरी ह्यूमन राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हर मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं का भाग। समझिए? और चाहे वो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं का भाग हो या मौलिक अधिकार हो, ये दोनों ह्यूमन राइट हैं, तो इन्हें न्यायालय में क्या होना चाहिए? चैलेंजेबल होना चाहिए। तो ये मानव अधिकार कहलाए। मेरी बात समझ में आई? तो ये मानव अधिकार है। इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में अगर इसको एक बार में समझने की कोशिश करें तो मानव अधिकार क्या है? तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हो, जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई हो, या जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, एवं जो न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, वो सभी अधिकार मानव अधिकार कहलाए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं लिखवाता हूं बेटा, फिर बोले हो तो फिर उसी हिसाब से चलें, फिर लिखते चलते हैं मेरे साथ। पहले समझ लें, बहुत इनिशियल क्लास है, समझते चलो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार की परिभाषा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार को वर्ष 2011 में परिभाषित किया। द ह्यूमन राइट वाज डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2011 एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ऐसे अधिकार, दोज राइट्स, ऐसे अधिकार जिसमें वही 3 विशेषताएं हो। देखो, ऐसे अधिकार जो जन्मजात हो, ऐसे अधिकार जो जन्मजात हो, गैर हस्तांतरणीय हो, नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक, और जो गैर परिवर्तनीय हो। According to Supreme Court, the rights which are inherited, non-transferable and non-changeable are the human rights. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो, जब जन्म लेता है तो जन्म से ही अगर उसको अधिकार प्राप्त है, वो मानव अधिकार है। लेकिन इस अधिकार की विशेषता यह होगी कि ना तो इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, मैं मेरा अधिकार आपको नहीं दे सकता, आपका अधिकार आप मुझे नहीं दे सकते। मुझे और आपको क्या, एक पिता अपने अधिकार बच्चे को नहीं दे सकता, बच्चा अपना अधिकार पिता को नहीं दे सकता। जैसे जीने का अधिकार, जो पैदा हुआ है वो जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, समझ है ना? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त हो, एक बच्चा जब मानव के रूप में जन्म लेता है और एक मानव के रूप में जन्म लेने की वजह से उसे जो अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार मानव अधिकार है। और याद रखें, इन्हीं अधिकारों को नेचुरल राइट्स या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। और 3 अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, और वो है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ऐसे अधिकार जो जन्म से प्राप्त है, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आपका मानव अधिकार, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता में से वो अधिकार जो गैर हस्तांतरणीय हो, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल, मैं मेरा अधिकार किसी को नहीं दे सकता, और दूसरा नॉन चेंजेबल हो, जिसमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसे अधिकारों को कहा जाएगा मानव अधिकार। मेरी बात समझ पाए? तो ऐसे अधिकार कहलाएंगे आपका मानव अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह परिभाषा है। तो क्लियर हुआ मानव अधिकार क्या होगा, परिभाषा समझ में आई? चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें, एक कॉपी बना लेना, अच्छी मोटी वाली कॉपी बनाना है ना, जिसमें पूरा पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, हेडिंग डालिए,
यूनिट 1 हेडिंग डाल दिया वाला, ये यूनिट 1 इकाई 1 पहला अधिनियम हेडिंग डालेंगे इसमें, इकाई 1 बालकों से संबंधित कानून, लॉ रिलेटेड विद चाइल्ड्स, और इसमें सबसे पहला देखेंगे हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, सबसे पहले साइड हेडिंग डालें या मेन हेडिंग डालिए मानव अधिकार, सेंटर ऑफ द पेज में लिखिए मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए उसमें। ठीक, सबसे पहले लिखिए, साइड हेडिंग डाल दीजिए परिभाषा, डेफिनेशन। अब उसके सामने लिखिएगा, लेगा मानव अधिकारों को, मानव अधिकारों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकारों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है। लेगा द ह्यूमन राइट्स हैज बीन डिफाइंड इन, शॉर्ट में लिखेंगे इंग्लिश में, PHRA 1993, इन PHRA 1993 एंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब साइड हेडिंग डालिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानव अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू PHRA 1993। ठीक, अब पॉइंट वाइज लिखेगा इस अधिनियम की धारा 2D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया। धारा 2D को अंडरलाइन करेंगे, लेगा द ह्यूमन राइट्स हैज बीन डिफाइंड, the human rights has been defined in section 2D of this act. The human rights has been defined in section 2D of this act. इस अधिनियम की धारा 2D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए धारा 2D के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, धारा 2D के अनुसार, कॉमा लेगा व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़े वे अधिकार, जो डैश डाल दीजिए, जो के आगे, अब लिखिए ए, संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, प्रत्याभूत अगर भूल जाएंगे तो गारंटी, मतलब संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, बी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, बी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हो, सी न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, सी न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, मानव अधिकार होंगे, न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, मानव अधिकार होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, the rights related with life, the rights related with life, liberty,
the rights related with life, liberty, equality and dignity, liberty, equality and dignity of an individual with the following features will be human rights. With the following features will be human rights. A guaranteed by the Constitution. A guaranteed by the Constitution. B parts of international covenant. C challengeable in the court of law. तो ये मानव अधिकार होते हैं। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 2D में इसको परिभाषित किया गया है मानव अधिकार। ठीक, साइड में डालिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मानव अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मानव अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लिखिए, ऐसे अधिकार जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं हो मानव अधिकार होंगे। लेगा, द राइट्स which has the following features, will be human rights. ऐसे अधिकार जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हो मानव अधिकार होंगे। A the rights are inherent, जन्मजात अधिकार हो, मतलब जन्म से प्राप्त अधिकार हो, जो भी लिखे। द राइट्स आर इनहेरेंट, जो जन्म से प्राप्त हो, ऐसा लिखो ना, लिख लिए, जो जन्म से प्राप्त हो। दूसरा, गैर हस्तांतरणीय हो, नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। तीसरा, गैर परिवर्तनीय हो, नॉन चेंजेबल। ठीक है, गैर परिवर्तनीय हो, मानव अधिकार होंगे। ठीक है, तो ये मानव अधिकार की परिभाषा है। ठीक, ध्यान दें। तो समझ में आया मानव अधिकार क्या होता है? क्लियर हुआ? अच्छा, यहां एक शब्द हमने प्रयोग किया कि ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग हैं और न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मानव अधिकार। तो यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है क्या। ठीक है, व्हाट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट। तो याद रखें, जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है, इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2F में परिभाषित किया गया। ठीक है, ऐसी हेडिंग डाल करके लिखिए ना, हेडिंग डालिए, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, इंटरनेशनल कोवेनेंट, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा, इंटरनेशनल कोवेनेंट। ठीक, डिफाइंड इन सेक्शन 2F, धारा 2F में परिभाषित किया गया। देखिए, अगर इसको समझना हो कि अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा क्या है, तो ध्यान दें। देखिएगा, यह अधिकारों से संबंधित, वैश्विक समझौता है, जिसे नंबर 1
जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1966 में अपनाया है। ठीक है, अधिकारों से संबंधित एक समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्ष 1966 में अपनाया है, एडॉप्ट किया। ठीक, देखिएगा, यह राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि अधिकारों से संबंधित है। यह राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि अधिकारों से संबंधित है तथा जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। ठीक है, लिखिए इंग्लिश लेगा। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द राइट्स, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द राइट्स। अब ऐसा पहला वाला एरो मार्क बना करके लिखिएगा, विच वॉज एडॉप्टेड बाई यूएनजीए। यूएनजीए समझ रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, which was adopted by UNGA in 1966, which was adopted by UNGA in 1966. Second, these are related with political, social, cultural and economical rights. These are related with political, social, cultural and economical rights. And last, notified by the union government, notified by the union government, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित। मतलब इसको ऐसा समझो बेटा, देखो, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो अधिकार होंगे उस पर जो वैश्विक समझौता हुआ, मतलब यूएनओ ने कहा कि भाई ये अधिकार आपको अपने देश में देने चाहिए नागरिकों, और सारे सदस्य उसमें सहमत है। सहमत है मतलब यूएनजीए की महासभा से जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों से मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा बनती है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ का संसद कहते हैं। वहां से पास हो गया, इसका मतलब सारे सदस्य देश सहमत। और पास कब हुआ है? 1966 में। उसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा कहते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार है। और हां, उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा कहेंगे कि भाई यूएनजीए ने जिन अधिकारों पर समझौता किया वो तो ठीक है, लेकिन जिसको हमारी केंद्र की सरकार ने अधिसूचित कर दिया, मतलब उसने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया हो कि हाँ ये अधिकार भारत में भी हम माने जाएंगे, वो हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के अधिकार होंगे। समझ पाए कि नहीं समझ? समझ गए? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा होती है। तो ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटेड है, यानी मौलिक अधिकार, जो बच गए, जो अधिकार अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं के भाग है, ठीक, और जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, वो सब मानव अधिकार होंगे। मेरी बात समझ में? अब देखिए बेटा, ये जो अधिनियम है हमारा, देखें, इन्हीं मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए, इन्हीं मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया है। ठीक है,
इन्हीं मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम अधिनियमित किया गया है। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड, दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू गिव बेटर प्रोटेक्शन टू these human rights, to give better protection to these human rights। ठीक है, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए, संरक्षण बस नहीं, बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए। यानी याद रखें बेटा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, टू गिव बेटर प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन राइट्स। अब बेहतर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए हमारे पास कानून नहीं था। There was IPC, CRPC and the various law to protect the human rights। पहले बहुत सारे IPC, CRPC में तो प्रावधान थे ही, means those laws were giving the protection to the human rights। उन कानूनों के माध्यम से मानव अधिकार को संरक्षण तो मिल रहा था, but to give the specific and better protection, this act was enacted। लेकिन बेहतर संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, उसके लिए फिर इस कानून को लाया गया। मेरी बात समझ में आई? लेकिन संरक्षण दे, इसके पहले भाई मानव अधिकार को संरक्षण देना है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट टू गिव बेटर प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन राइट्स। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट विच आर द ह्यूमन राइट्स। वी नीड टू गेट अ लिस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ना। भाई पहले हमें मानव अधिकार को अगर संरक्षण देना है तो मानव अधिकार की सूची भी तो होनी चाहिए कि कौन कौन से मानव अधिकार हैं जिसको हम, यहां तो हम परिभाषा देख लिए कि जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है, अंतरराष्ट्रीय संविधाओं के भाग है और न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो उनको हम मानव अधिकार बोल देंगे। तो मानव अधिकार किसको बोलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन मानव अधिकार कौन कौन से हैं जिसको हमें बेटर प्रोटेक्शन प्रदान करना है? तो याद रखें, दिस एक्ट डजंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इस कानून में मानव अधिकार की सूची नहीं दी गई है। समझ में आई मेरी बात? इस कानून में मानव अधिकार की सूची नहीं दी गई, बल्कि सूची कहां दी गई? तो देखें, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, यूएनओ का, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ तो उसका एक संविधान बनाया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को हम कहते हैं यूएन चार्टर। ठीक, इसी चार्टर में बहुत सारे आर्टिकल है। इसी चार्टर के आर्टिकल 68 में, आर्टिकल 68 में यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग होगा जिसको कहा जाएगा इकोसॉक, इकोनॉमिकल सोशल वेलफेयर काउंसिल बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद, ये इकोसॉक। इकोसॉक के नेतृत्व में मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। यह आर्टिकल 68 कहता है, यूएन चार्टर। तो जब इसमें कहा गया कि मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया, उसके बाद 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 68 के अंतर्गत यूएनएचआरसी का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया। इसका काम था मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना। इसकी पहली अध्यक्षा बनी लियोनार्ड रूजवेल्ट। लियोनार्ड रूजवेल्ट बिकम द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूएनएचआरसी। अब जब ये बनी चेयरपर्सन, तो इनका काम था मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना। तो पता ही नहीं था कि मानव अधिकार कौन कौन से, लिस्ट नहीं था, तो सुरक्षा कैसे देंगे? तो सबसे पहले इस आयोग ने मानव अधिकारों की एक सूची तैयार की। द यूएनएचआरसी हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। और मानव अधिकारों की सूची एक दस्तावेज में, एक डॉक्यूमेंट में तैयार किया, और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने
10 दिसंबर 1948 को पास कर दिया। इस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है, इसमें मानव अधिकारों की सूची बताई गई, जिसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पास कर दिया। और इस सार्वभौमिक अधिकारों के घोषणा पत्र में 30 आर्टिकल है, 30 मानव अधिकार बताए गए। तो मानव अधिकार की संख्या पूछे तो 30, और मानव अधिकारों की सूची कहां पर दी गई है? तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में। और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। यही कारण है कि 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र है। या अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, तो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें मानव अधिकारों की सूची दी गई, ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। समझ पाए? लिखिए, तो ऐसा नोट करके डालिए, ऐसा करें। और पहला पॉइंट ऐसे करके, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके लिखिए। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा। इस अधिनियम में, इस अधिनियम मतलब समझ रहे हैं ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम में मानव अधिकारों की सूची नहीं दी गई है। दिस एक्ट डजंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस एक्ट डजंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस अधिनियम में मानव अधिकारों की सूची नहीं दी गई है। दिस एक्ट डजंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की सूची नहीं दी गई, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए। बल्कि मानव अधिकारों की सूची, मानव अधिकारों की सूची इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दी गई है। although it is provided in the Universal Declaration of Human Rights, अंडरलाइन कीजिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। मानव अधिकारों की सूची मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दी गई है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, लिखिएगा, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को, शॉर्ट में यूडीएचआर भी लिख सकते हैं, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपनाया। लेगा, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज बीन adopted by UNGA, has been adopted by UNGA on 10th of December 1948, on 10th of December 1948। कंटिन्यूएशन में लिखेगा, यही कारण है कि 10 दिसंबर को, यही कारण है कि 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। This is the reason that the International Human Rights Day, this is the reason that the International Human Rights Day is celebrated on 10th December, every year। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इसे मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक, नेक्स्ट लिखिए इसमें,
लेगा इसमें मतलब मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में, है ना, इसमें 30 मानव अधिकारों 30 इसमें 30 मानव अधिकारों की सूची दी गई है। इसमें 30 मानव अधिकारों की सूची दी गई है। लेगा तो 30 human rights has been mentioned in this इसमें 30 मानव अधिकारों की सूची दी गई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। लेगा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा तैयार किया गया है। लेगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल had prepared the Universal Declaration of Human Rights. मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा इन मानव अधिकारों की सूची को, मतलब सार्वभौमिक घोषणा पत्र को तैयार किया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा अनुच्छेद 68 के अंतर्गत वर्ष 1946 में किया गया। अनुच्छेद 68 के अंतर्गत वर्ष 1946 में किया गया। लेगा द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल has been founded by ECOSOC Economic Social Council has been founded by ECOSOC under Article 68 in 1946। क्लियर हुआ? तो समझ में आया मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों की सूची कहां पर दी गई है, मानव अधिकारों संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र क्या है, किसने तैयार किया, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद है उसकी स्थापना कब हुई और यूएन चार्टर के किस आर्टिकल से हुई। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अब इन्हीं मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। ठीक, तो अब देखिए पैराग्राफ से लिखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 28 सितंबर 1993 से लागू किया गया है। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट has been implemented since 28 September 1993। 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया पूरे देश में, है ना। हालांकि इसे 8 जनवरी
1994 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। although it was notified in Gazette on 8th of January 1994। ठीक है, मतलब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू कब से है? तो 28 सितंबर 1993। राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 8 जनवरी 1994। ठीक है ना? तो तीन बातें यहां पर याद रखना बेटा, लागू और अधिनियमित होना। 28 सितंबर 1993। अधिनियमित होना बोलते हैं जिस दिन कानून बन जाता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जिस दिन होता है उसको अधिनियमित होना बोलते हैं। तो 28 सितंबर 1993 को यह अधिनियमित हो गया, इनेक्टेड हो गया, मतलब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। अब इसको लागू करने के लिए सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित किया 8 जनवरी 1994 को। लेकिन 8 जनवरी 1994 को जो प्रकाशित किया उसमें लिखा कि यह कानून प्रभावशील कब से होगा? 28 सितंबर 1993 से। समझे मैंने क्या कहा? समझिए ना? जैसे देखो, ये लोकसभा है, राज्यसभा, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, मेरे पास आ गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये 28 सितंबर 1993। तो मैं कौन हुआ? ठीक है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया मान, तो आज अधिनियमित हो गया। अब सरकार जो है वो 8 जनवरी 1994 को प्रकाशित की उसको, और जब 8 जनवरी 1994 को प्रकाशित की तो उसमें लिखा कि जिस तारीख को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था उसी दिन से लागू माना जाए। तो अधिनियमित और लागू होना दोनों 28 सितंबर 1993 से, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित होना या अधिसूचना जारी होना 8 जनवरी 1994। दोनों डेट को याद रखें। नहीं, संपूर्ण भारत में। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब लागू है। ठीक है ना? इसका एक्ट नंबर 1993 का संख्यांक 4 था, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, इसमें नहीं पूछे। हर एक्ट का संख्यांक नहीं पूछता है, वो किसमें पूछेगा? SC ST प्रोटेक्शन एक्ट में, इन सब चीजों में ज्यादा। जुडिशरी अलग हो जाती है ना, उनका तो काम है ना लॉ को पढ़ना। आप लॉ नहीं पढ़ रहे, आप GS पढ़ रहे हो, ऐसे समझो। समझ गए? तो 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ। वैसे संख्यांक 4 है इसका 1993 का। तो ये 28 सितंबर 1993 को ये लागू हुआ। समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? अधिनियमित होना मतलब क्या होता है बताओ? इस दिन क्या होगा अधिनियमित होने के लिए? हाँ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, मतलब वो अधिनियमित हो गया, वो कानून बन गया। समझ गए? उसके बाद लागू होना मतलब इस प्रभाव में आ जाना। लागू होना, प्रभाव में आ जाना। और ये क्या होता है? एक आपका अधिसूचित करना, राजपत्र में नोटिफाइड करना। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका 28 सितंबर 1993। ठीक है, और अधिसूचित करना ये कब हुआ था आपका? 8 जनवरी 1994, 8 जनवरी 1994। याद रहेगा? तो ये एक्ट बन करके तैयार हो गया। अब देखो देखें, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में। ठीक है, इट हैज एन एक्सटेंट अक्रॉस ऑल इंडिया। इट हैज एन एक्सटेंट अक्रॉस ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर सहित इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। मतलब ये कानून वहां पर भी लागू होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखो, तो ये जम्मू कश्मीर सहित इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। ये जो एक्ट है इसमें कुल 8 अध्याय एवं 43 धाराएं हैं। दिस एक्ट इज कंसिस्ट ऑफ
8 चैप्टर्स एंड 43 सेक्शंस। याद रखेंगे, पूछता है। इस अधिनियम में 8 अध्याय और 43 है, शेड्यूल नहीं, इस अधिनियम में 8 अध्याय और 43 धाराएं। कोई सूची देनी रहती है तो शेड्यूल देते हैं, है ना, सूची नहीं है इसमें कोई। समझ गए? इस एक्ट में 8 अध्याय होंगे और 43 धाराएं। जब कानून कोई बनता है ना बेटा, तो एक साल में कितने कानून बन रहे हैं उसका नंबर देते जाती है सरकार, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित, अलग अलग विषय से संबंधित। ठीक है, जैसे मानव अधिकार तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक साल में कितने कानून बने, तो ईयर रहता है। जैसे 1993 4 कानून बने मानव अधिकार संबंधित, तो संख्यांक 4 हो जाएगा, ऐसा उस संख्या रहता है, उस इसमें नहीं पढ़ना है। समझ गए? तो इसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब 8 अध्याय और 43 धाराएं पहले याद करते हैं, फिर चैप्टर वाइज में पढ़ना शुरू करें। देखिए, अध्याय और धाराएं, ठीक है, और ये क्रमांक, जैसे अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1 से 8 अध्याय। समझे? एक बात ध्यान सुनो बेटा, कोई भी कानून होगा उसका पहला चैप्टर हमेशा प्रारंभिक ही होगा और उसका अंतिम चैप्टर हमेशा प्रकीर्ण होता है, मिसलेनियस बोलते हैं उसको। क्योंकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित कानून आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लिखते लिखते भूल गए कुछ और लास्ट में आया कि भैया हाँ ये कानून भी होना चाहिए, लेकिन अब तो वो चैप्टर तो छूट गया, पीछे लिखा गया है और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको रखना भी है। तो फिर क्या किया जाता है, ऐसे जो कानून है, प्रावधान है, जो पिछले चैप्टर्स में होने चाहिए थे लेकिन छूट गए और वो होने चाहिए एक्ट में, तो फिर क्या किया जाता है, बिना सब्जेक्ट को सोचे समझे एक चैप्टर में सबको भर दिया जाता है, उसी कहा जाता है मिसलेनियस। समझ में आया? खिचड़ी सब एक साथ मिला दो, वो प्रकीर्ण। समझे? अब देखो, तो पहला चैप्टर हमेशा क्या होगा, प्रारंभिक ही, एलिमेंट्री, ठीक, और अंतिम चैप्टर क्या होगा, प्रकीर्ण, मिसलेनियस। ठीक है, पहला चैप्टर क्या होगा, प्रारंभिक ही, और अंतिम चैप्टर क्या होगा, प्रकीर्ण, मिसलेनियस, एलिमेंट्री एंड मिसलेनियस। अब देखो, अब ये जो एक्ट है इसमें मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना है। तो ये एक्ट कहता है कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करने के लिए हम 3 चीज बनाएंगे। पहला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दूसरा राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक, और तीसरा मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है, मानव अधिकार न्यायालय। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चैप्टर 2 में बताया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये चैप्टर 5 में बताया गया। और चैप्टर 6 में बताया गया आपका ह्यूमन राइट कोर्ट्स, मानव अधिकार न्यायालय। समझ गए? चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 2 में बताया गया आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, चैप्टर 5 में बताया गया राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक, और चैप्टर 6 में बताया गया मानव अधिकार न्यायालय। याद हुआ? अब देखो, अभी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, एनएचआरसी शॉर्ट में हमने लिखा है, और जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, ये काम क्या करेंगे, इनकी कार्य एवं शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस, ये बताया गया चैप्टर 3 में। पावर्स एंड फंक्शंस, चैप्टर 3। और काम करने की प्रक्रिया क्या होगी, द प्रोसीजर गिवन इन चैप्टर 4। ठीक है, काम करने की जो प्रक्रिया होगी वो चैप्टर 4 में बताया गया। अच्छा देखो,
जब ये संस्थाएं काम करेंगी तो काम करने के लिए इनको पैसा भी दिया जाएगा, पैसा देंगे ना, सरकार फंड देगी, तो पैसे का दुरुपयोग ना करें ये, इसीलिए चैप्टर 7 में इनके लेखा एवं परीक्षण की बात की गई है, ऑडिटिंग, ऑडिट्स ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी, लेखा एवं परीक्षण या लेखा परीक्षण जो भी, ऑडिट। ठीक है, ऑडिट क्लियर हुआ। तो ऑडिट बताया गया, ऑडिटिंग ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी चैप्टर 7, याद हुआ। पहला और लास्ट को पकड़ो, तो पहला प्रारंभिकी, लास्ट प्रकीर्ण, एलिमेंट्री एंड मिसलेनियस। अब मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए 3 संस्थाएं बनेंगी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चैप्टर 2, राज्य मानव अधिकार आयोग चैप्टर 5 और मानव अधिकार न्यायालय चैप्टर 6। अब ये कार्य क्या करेंगी, शक्तियां क्या होंगी इन दोनों आयोगों की, चैप्टर 3। कैसे काम करेंगी, प्रक्रिया क्या होगी, चैप्टर 4। ठीक। और ये जो मानव अधिकार आयोग होंगे, ये पैसे का दुरुपयोग ना करें, इसलिए इनके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए वित्त एवं लेखा परीक्षण या फाइनेंस एंड ऑडिट, ये चैप्टर नंबर 7 है सर। शॉर्ट में हमने लेखा परीक्षण याद किया, तो ये ऑडिट हो जाएगा, याद हुआ। अब देखो पहला चैप्टर जो इसमें केवल 2 सेक्शन है, 1, 2। ठीक है, पहला चैप्टर इसमें केवल 2 सेक्शन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग चैप्टर 2, 3 to 11। ठीक है, 3 to 11, 3 से 11। कार्य एवं शक्तियां चैप्टर 3, 12 से 16। प्रक्रिया धारा 17 से 20 चैप्टर 4, 17 to 20। राज्य मानव अधिकार आयोग 21 to 29, 21 से 29 राज्य मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार न्यायालय 30, 31, 30, 31। लेखा परीक्षण 32 से 35 और लास्ट चैप्टर है आपका 36 से 43 तक, चैप्टर 8 मिसलेनियस। क्या हुआ, 1 से 2, 3 से 11, 12 से 16, 17 से 20, 21 से 29, 30, 31, 32 से 35 और फिर 36 से 43। याद हुआ। अब देखो चैप्टर 1 तो प्रारंभिकी है, जिसमें सेक्शन 1 में बताया जाता है ये प्रारंभ कब से हुआ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक्ट 28 सितंबर 1993 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, परिभाषा है, तो प्रमुख परिभाषा है मैंने आपको बता ही दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा की परिभाषा 2F में और मानव अधिकार की परिभाषा 2D में, ये देख ली। यानी चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, लेकिन डे 2 से।